बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेर बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, जनूबी एशिया यानी साउथ एशिया, ये जिस खित्ते में पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, जिसकी वजह से ये खदशा रहता है कि इस पूरे खित्ते का अमन जो है वो रिस्क पर है। और इसमें जो सबसे हालिया डेवलपमेंट और सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट हुई है वो भारत की जानिब से एक ऐसा इकदाम था जो कि उसने पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात की या उस पानी को अपनी तरफ मोड़ने की बात की। इससे ख़ास तौर पर एक तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए, और फिर हमने देखा कि 6 और 7 की रात और फिर 9 और 10 मई की रात एक ऐसा 2 दिन गुजरे जिसमें ऐसा लगा कि ये शायद एक लंबी जंग की तरफ पेशकदमी हो रही है। और दूसरा फिर जो कल भी हमने डिस्कस किया कि जो भारत ने अफ़गानिस्तान से रब्ता किया और उससे भी शायद पानी के मसले पर मदद तलब कर रहा है। फिर इस खित्ते में चीन भी मौजूद है, चीन से पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं और चीन से भारत में पानी आता है। तो क्या फिर ये खबरें आना शुरू हो गई कि क्या चीन भी ऐसा इकदाम उठा सकता है अगर भारत ऐसे इकदाम की बात कर रहा है। इस खित्ते को समझने के लिए समझना होगा कि इस पे ममालिक कौन कौन से हैं। इसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है और श्रीलंका है। और इन तमाम तर ममालिक की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई थी जिसका नाम है सार्क। और इंडिया बार बार ये कोशिश करता रहा है कि किसी तरह इसमें पाकिस्तान के किरदार को कम किया जाए या जिन मकासद के लिए ये बनाई गई थी वो पूरे ना हो पाएँ। फिर पाकिस्तान हमेशा से क्योंकि अमन की बात करता है, अमन की ख्वाहिश रखता है, पहलगाम के बाद भी अमन का पैगाम दिया गया और फिर भारत ने उसको कमज़ोरी समझा। इसमें एक और अहम पहलू ये था कि हमने देखा कि जो खेलों की डिप्लोमेसी होती है वो बड़ी अहम होती है, लेकिन भारत ने उसको भी बंद कर दिया। भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई और पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी, और इसी तरह दीगर खेलों के मामलात भी हैं। अब क्या इस क्योंकि सबके बॉर्डर्स भी जुड़ते हैं, अगर पाकिस्तान का इंडिया के साथ जुड़ता है तो इंडिया का बाकी ममालिक के साथ जुड़ता है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जुड़ता है। अब इसमें कुछ ऐसे बुनियादी इश्यूज़ हैं जो तमाम ममालिक या मैक्सिमम ममालिक इसमें फ़ेस कर रहे हैं। उसका हल क्या हो सकता है या इस रीजन के अंदर अमन कैसे आ सकता है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो बुनियादी इशूज़ मुझे समझ आते हैं मैं वो आपके सामने रखता हूँ और फिर पैनलिस्ट की जानिब बढ़ते हैं। एक तो पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा है जो हर कुछ अरसे बाद जो है 4-5 साल बाद बॉर्डर्स जो हैं वो हॉटलाइन बन जाते हैं और फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने हो जाती हैं। फिर दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये भारत के अंदर भी मसला है, ये बांग्लादेश के अंदर भी मसला है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर भी मसला है, ये श्रीलंका के अंदर भी मसला है। फिर अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जब से नेटो फोर्सेस गई हैं उसके बाद से उनका किरदार, तालिबान की हुकूमत और उनका कैसा किरदार होगा, ये इस खित्ते के अमन के अंदर एक अहम चीज़ है। फिर अंदरूनी सियासी बहरान जो इन ममालिक के अंदर है, ये भी एक अहम मामला है, वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या इवन भारत भी हो। फिर सरहदी तनाज़ात के ऊपर पाकिस्तान के साथ इंडिया का और चाइना के साथ इंडिया का, ये भी एक अहम मामला है। अब इस पर हम अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि कैसे इन मामलात को हल किया जा सकता है और कैसे अमन आ सकता है और कौन से बुनियादी पॉइंट्स हैं जो एड्रेस होना फौरी ज़रूरी हैं। नजमुल साकिब साहब, पीजे मीर साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ में। नजमुल साकिब साहब, जनूबी एशिया में अमन कैसे आ सकता है, क्योंकि ये वो सवाल है जो बार बार तब उठता है जब कोई भी दो ममालिक इस खित्ते के आमने सामने होते हैं या इटसेल्फ अंदरूनी तौर पर उनके अंदर कोई मसला होता है। तो बुनियादी मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से इसका अमन ख़राब होता है और कैसे अमन आ सकता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अमन जिसको हम कहते हैं, पीस, वो असल में क्या चीज़ है जिसकी बात हम कर रहे हैं। अमन अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में तारीख़ देख लीजिए तो कोई एक लम्हा भी ऐसा ना आया इंसानियत की तारीख़ में कि हम ये कह सकें कि अमन आ गया है। जो डेफिनेशन बनती है इस सिलसिले में वो ये है कि एब्सेंस ऑफ वॉर जो है उसको हम कहते हैं कि ये पीस है, कि अमन आ गया है इसलिए कि जंग नहीं हो रही। फिर ये कि अमन और खुशहाली में बड़ा फ़र्क है, ये भी हमें यानी जानना बड़ा ज़रूरी है कि अमन आने का मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के आप बैठ गए हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह के बजी अब जंग नहीं हो रही, अमन आ गया, बस बात ख़त्म। बुनियादी तौर पे पहले देख लेते हैं कि जनरली स्पीकिंग क्या है, यानी क्यों दुनिया में अमन नहीं है। रूसो एक बहुत बड़े दिमाग का आदमी था, उसने कहा कि दुनिया में पहली लड़ाई उस वक्त हुई जब एक शख्स ने दूसरे से ये कहा कि दिस इज माइन, ये मेरी है या ये मेरा है,
और लगता यही है कि दुनिया की आखिरी लड़ाई भी कुछ इसी किस्म की होगी, जिसमें कोई एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही होगी और कहेगा कि ये मेरा है। जिस तरह ये है कि हाकमियत आपकी है लेकिन तसल्लुत हिंदुस्तान का होना चाहिए। गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि आप क्यों, ठीक है पाकिस्तान यानी अलहदा हो गया, एक मुल्क बन गया, उसकी अपनी सरहदें हैं, उसकी अपनी फ़ौज है, उसके अपने अवाम हैं, उसके अपने यानी ऑर्गेनाइज उसकी जो है यानी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन हमारा तसल्लुत इस रीजन में होगा। लिहाजा फिर वही बात आ गई, दिस इज़ माइन, कि ये इलाका ही मेरा है। अच्छा, अब ये तो हो गई जनरल बात। स्पेसिफिकली जब आप बात करेंगे ना जनूबी एशिया की, साउथ एशिया की, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे जो ख्वाब हैं वो पूरे नहीं हो सकते। मसलन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा माइंड सेट बदले। मैं ये चाहता हूँ कि जनूबी एशिया में रहने वाले सारे ममालिक जो हैं उनके, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, और ख़ासुल ख़ास हिंदुस्तान के, कि वो अपनी आवाम को, आवाम की तरफ तवज्जो दें, जो भी हुकूमतें हैं गुर्बत को दूर करें, खुशहाली लेके आएँ और इंसाफ हो। अब ये मेरे ख्वाब हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ये पूरे होते नज़र आएंगे, लेकिन ये सबसे पहले तरीका है अमन लाने का, कि आप जो है वो इंसाफ की तरफ चलते हैं और नाइंसाफ़ी को एक तरफ करते हैं। और उसमें आप आ जाइए, इंसाफ देख लीजिए अदालतों से लेके पानी की तकसीम तक। अच्छा, अब मोर स्पेसिफिक हो के बात करते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपने एब्सेंस ऑफ या वॉर की बात करनी है कि अमन उस वक़्त आएगा, तो सबसे पहले आपने अफ़गानिस्तान को स्टेबल करना है। इस इलाके में अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी का मतलब है कि दहशतगर्दी पे आपने काबू पाया। दहशतगर्दी पे काबू पाया तो पाकिस्तान के और बाकी दुनिया के जो यानी ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनमें थोड़ा सा सुकून के सांस आएगा कि दहशतगर्दी का कला कमा किया गया। नंबर 2 आता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस के वो तनाज़ात जो जंग का बायस बनते हैं, जिसमें एक सिंध तास मुआहदा भी है पानी रोकने का, फिर एटमी ताकतें हैं, उसका गलत इस्तेमाल होता है, उसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है। फिर मसला कश्मीर है जो कि जड़ों में बैठा हुआ है इस तनाज़े के। अच्छा, अब उसको कैसे हल करेंगे, हल कर सकते हैं कि नहीं, फिलहाल हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा पैनल पूरा मौजूद है इस पे ये बताने के लिए आपको कि इसके लिए क्या किया जाए। मैं सिर्फ निशानदेही करा रहा हूँ। कश्मीर का मसला जो है वो हल कर लीजिए और आप देखेंगे कि कम से कम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये ममालिक हैं जिनके साथ हिंदुस्तान ने यूँ समझिए कि महल्ले के बदमाश वाला रोल वो अदा कर रहा है। वो जो चाहते, वो कहता है जो मैं कहूँगा वो तुमने करना है। मालदीव को भी देख लें, उधर की हुकूमत भी चेंज हुई लेकिन फिर भी यानी हिंदुस्तान लगा हुआ है वही बात कि दिस रीजन इज आर्स, अखंड भारत, फलाना ये वो, बाहुबली। अब ये है कि ये तो मैंने बता दी ये मेन चीज़ें। इसमें एक चीज़ होता है वो बाहर के फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके इलाके में जंग का बायस बनते हैं, या चपकलिश होती है, या कुछ बैटल का माहौल शुरू हो जाता है, लड़ाई का माहौल। वो होती है बाहर की ताकतें। चाइना को छोड़ दीजिए, उसके अलावा मुझे बताइए दुनिया की कोई बड़ी ताकत जो कि ये नहीं चाहती कि उसकी बात मानी जाए और उसका बिजनेस चले और उसका तसल्लुत कायम हो। रूस को देख लीजिए, वो यूक्रेन में है। अमेरिका को देख लीजिए, वो पुष्टपनाही कर रहा है इजराइल की, और इजराइल क्या कर रहा है वो हम सबके सामने है। एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें जंग भी नहीं हो रही और पूरी तरह से अमन भी है, और कुछ ऐसे हालात हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो ठीक है कि उसमें रखना है, लेकिन हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली स्पीकिंग दैट दिस इज अ पीसफुल रीजन। इसमें एक मिसाल दूंगा और बात खत्म करते हैं। एक नेमार का और रोनाल्डो का ब्राज़ील है, दूसरी तरफ मेसी का अर्जेंटीना है। मैं इन इलाकों में रहा हुआ हूँ, बरस गुजारे हैं मैंने। अब अगर किसी ब्राज़ीलियन से पूछे तो उसको दुनिया में नफरत जिससे है ना वो अर्जेंटीना से है और अर्जेंटीना के लोगों से है। अर्जेंटीना में पूछे वो कहेगा ब्राज़ील। उसको शायद पता ही नहीं है कि अफगानिस्तान जो है वो किधर है, अफगानिस्तान का फलाना पोस्ट, वो समझते हैं पाकिस्तान का हिस्सा है कोई। लेकिन उनमें जंग नहीं होती, वो लड़ते नहीं हैं,
उनके पास एटॉमिक नो हाउ नहीं है, वो किसी किस्म की जंग नहीं चाहते, लेकिन उनकी नफरत और उनका जो वो है ना हेट्रेड जो एक दूसरे पे वो, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपने तनाज़ात कश्मीर वाला नहीं, अपनी अपनी सोच को एक तरफ रखें और कम से कम जंग की बातें ना करें। लेकिन फिर वही आता है, मोदी साहब इलेक्शन कैसे जीतेंगे, हमारे सियासतदान किस चीज पे सियासत करेंगे, और मैं ये दोनों मुल्कों की सियासतदानों की बात कर रहा हूं। उसमें एक जो होता है ना, हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था, ये मैं बात कर रहा हूं नेचर की, कि वो कैसा मर्द है जिसका कोई जानी दुश्मन नहीं है। दुनिया को फलसफा आप पढ़ते हैं, आपको पता लगता है कि यू हैव टू हैव एन एनिमी, एक दुश्मन होना चाहिए। अब यह है कि इन चीजों को एक तरफ रख के अगर हम बॉटम लाइन इसमें देखें, तो अगर आप माइंडसेट ही थोड़ा सा चेंज कर लें, अवाम की तरफ तवज्जो दें और हुकूमतें स्कोर सेटल करने की बजाय गुर्बत दूर करें, नाइंसाफ़ी दूर करें, उसके बाद आपकी जो बेरोज़गारी है, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, आप देखेंगे कि वो कंपैरेटिव अमन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कंपैरेटिव पीस की, वो आ सकता है। पीजे मीर साहब, बहुत से इल्म रखने वाले लोग हालिया 10-15 दिनों के अंदर ख़ास तौर पर ये लिख रहे हैं कि दो एटमी ममालिक इस खित्ते के, उनके दरमियान जंग जो है वो एटमी जंग पानी के मसले पर हो सकती है। ये लोग क्यों नज़रिया रख रहे हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान का सर्वाइवल है। आप पानी रोक देंगे, पानी के बगैर हम क्या करेंगे? हम एक मेजर एग्रीकल्चरल एक जोन है, एक एरिया है, और यहाँ अगर पानी नहीं आएगा, हमारे पास पानी आता कहाँ से? या तो ग्लेशियल आपके पास पानी है, या दूसरा रेन फेड रिवर्स हैं। नेचुरल रिवर्स कोई नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, जब आपके पास नेचुरल चीज़ ही कोई नहीं है और वो आपको बंद कर दे, और ऊपर से हमारी जो अपनी हिमाकत है, ये तो शुक्र करें प्रेसिडेंट अयूब को कि आपको वो मंगला डैम और वो दूसरा तरबेला दे गए या वासक दे गए, लेकिन हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि जो हिंदुस्तान को तुम गालियां देते हैं, देते रहेंगे, उस वक़्त देते रहेंगे जब हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। वो भी हमें देते हैं, ये नहीं कि हम दे रहे हैं, वो हमें देते हैं तो हम देते हैं। अब बात यहाँ आती है जो आपने सवाल किया है, यस, ये ऐसी एक मैं समझता हूँ कि एक नौयत अख्तियार कर सकती है ये चीज़, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जी दे वर वेरी क्लोज टू अ न्यूक्लियर वॉर। पहले तो मैं इनसे पूछूंगा, भाई आपको कैसे पता है कि वी वर वेरी क्लोज टू अ न्यूक्लियर वॉर? क्योंकि न्यूक्लियर वॉर इज़ नॉट अ जोक। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहते हैं हमें तो क्यों बनाया न्यूक्लियर, डेटरेंट है ये, और ये डेटरेंट इसलिए किसके ख़िलाफ़ है? इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया ने क्यों बनाया? इंडिया ने प्रॉबेबली बनाया हमारे लिए नहीं, चाइना के लिए बनाया। तो बेसिकली ये एक नेक्सस है, हमें इस नेक्सस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह नजम साहब ने बात की है, हमारी तो फॉरेन पॉलिसी यही है, पीस, ट्रैंक्विलिटी, काम एंड ईजीनेस इन द रीजन, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन इस फॉरेन पॉलिसी को जो डेंट मारता है आके, वो इंडिया मारता है। और आपको मारा है किसी ने? हमारे हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप्स अफ़गानिस्तान से भी हो जाते हैं, ईरान से भी हो जाते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप्स हम बरकरार रखते हैं। इंडिया के साथ क्यों नहीं है? ये एक ऐसी नफ़रत पैदा हो गई हुई है हमारे अंदर। मैं आपको एक टर्की का एग्जांपल देता हूँ। आप कभी टर्की जाएं, लेट्स से क्रॉसिंग फ्रॉम बल्गेरिया, स्वेलेनग्राड एक बॉर्डर है, आप क्रॉस करेंगे इनटू एधरने, वहाँ एक मोट बना हुआ है। जब आपकी गाड़ी वहाँ से जाएगी, वो पानी के अंदर से जाएगी। तो मैंने सवाल किया, मैं कहा व्हाई दिस? वो कहते हैं हमें बल्गेरिया की गंदी मट्टी हमें यहाँ नहीं चाहिए, एक वो कह लो एक सिंबल है वो। तो हेट्रेड है अभी भी, क्योंकि जो आपने देख लिया कि वॉर के अंदर बल्गेरिया में और उधर जो वॉर्स हुई हैं, आपको पता है। तो बहरहाल ये क्या हेट्रेड का टाइम रह गया? क्या नफ़रतों का टाइम रह गया? नहीं, ये बड़ा सीरियस टाइम आ गया है कि किसी ने कहा था कि दे डोंट मेक लैंड एनी मोर, ज़मीन नहीं बनती अब, लेकिन लोग बन रहे हैं, और लोग बन रहे हैं, ज़मीन तंग हो रही है। ज़मीन तंग हो रही है, आपके जो हम कहते हैं ना ये जंग तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट है। जंग तो आपकी बड़ी देर की शुरू हुई हुई है, जंग आपकी शुरू हुई हुई है, ये ट्रेड वॉर्स, ये जंग है,
ये आपकी ये बिजनेस की जंग है ये, और ये कंटिन्यू चलती है। और एक ऐसा वक्त आता है जो क्या इस मिस्टर ट्रंप ने देख लिया कि उन्होंने मेक्सिको के साथ क्या किया और कनाडा के साथ किया, द बिगेस्ट बिजनेस पार्टनर्स, $455 मिलियन, उनके साथ क्या कर रहे हैं, और फिर हमारे साथ। अब तो हमें आप कह रहे हैं ना पीस, क्या पीस, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, बड़ा अच्छा करता है ये, और भाई हम भी कहते हैं थैंक यू वेरी मच, हम आपको को मुफ्त नहीं देते, हम आपको देते हैं तो आप हमें पैसे देते हैं। बट ये लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग डिस्प्यूट जो कि ज़ौक आप सवाल हमें कर रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग डिस्प्यूट जो है विच कैन कन्वर्ट इनटू मे बी अ न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन, अल्लाह ना करे, बट इफ इट डज व्हाट डू वी डू? ठीक है। आप इंसिजन करेंगे, ये कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स का एक बड़ा फर्म एक आपके लो बिलीफ है, उन्होंने कहा है जी कि अगर ये इंसिजन करते हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम 6.5 लाख हैं, वो 14 लाख हैं, उनके रिजर्व्स भी हमारे से ज़्यादा हैं, उनका आर्मामेंट हमारे से ज़्यादा है, हर चीज़ हमारे से बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट डू वी डू? ठीक है, बात वही आ जाती है, डेविड एंड गोलायत। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो अब इतना हाईलाइट हो गया कि आप समझते हैं कि इस पर तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल मज़ीद बढ़ सकती है। साकिब रशीद साहब, आपको क्या लगता है लोगों का रवैया जो दीगर ममालिक के अंदर या बॉर्डर रखने वाले साथ वाले ममालिक के अंदर और वो अपने पड़ोसी के मुल्क के बारे में रखते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक है, या जो उनके सियासतदान या हुक्मरान जो उस वक्त लीड कर रहे होते हैं वो जो रवैया रखते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है? नहीं, वो जो सियासतदानों का जो रवैया है, जो सोच है, वो जो है वो रिफ्लेक्ट होती है हमें कहीं ना कहीं जो अवाम में भी। वहाँ अगर भारत की मिसाल अगर आप लें तो जब से मोदी आए हैं वहाँ पे बीजेपी की जो सोच है वो पेनिट्रेट कर रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब की बार जो इलेक्शन हुए वहाँ पे उनको मैंडेट जितना वो चाह रहे थे, जितनी सीटें वो नहीं मिली, लेकिन ये है कि जो सोच है वही है। वहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आप देखें, वो अगर पाकिस्तान की बात आए तो वो अल्फाज कोई मुनासिब अल्फाज में भी नहीं याद करते, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, और उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है पाकिस्तान में। वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो ऐसे लगता है कि वो जिस तरह कायद-ए-आज़म ने जो है वो कहा था, फरमाया था कि जो इंडिया में जो मुस्लिम रह गए हैं वो अपने आप को साबित करने के लिए कि हम लॉयल हैं भारत के साथ, इंडिया के साथ, वो पूरी ज़िंदगी यही करते रहेंगे। तो वो जो असर नज़र आता है उनकी गुफ्तगू में, उनके अल्फाज में। अभी भी हम देख रहे हैं कि इस जो एपिसोड हुआ है अभी की बात है कि जो वहाँ के जो मुस्लिम जो लीडर हैं असदुद्दीन अवैसी, वो उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो टर्की को बता रहे हैं कि जो रजब तैयब एर्दोगान है उनको कह रहे हैं कि आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए अपनी पॉलिसी पर कि पाकिस्तान की बनिस्बत भारत में ज़्यादा मुसलमान हैं। तो ये देखें ना कि ये वो मतलब सोच एक एंटी पाकिस्तान भी है, और उसको आप किस तरह जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, और टर्की को जो है वो उस तरफ राग़िब करने। जी जी बिल्कुल वही बात वही है कि अपने आप को मनवाने के लिए, कि अपने आप को कवर देने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और वो हमने देखा भी है कि वो जो भारत में जो इंतहा पसंदी जिस लेवल पे है, अमन की बात तो हम जनूबी एशिया में कर ही रहे हैं, लेकिन अमन कहाँ है, कैसे है, वो कैसे होगा, हो कैसे सकता है कि भारत 2014 में, मतलब आज से 10-12 साल पहले का भारत अगर देखें आप तो थोड़ा सा वहाँ माइंडसेट मुख्तलिफ था, वहाँ लिबरल एक सोच जो है वो मौजूद थी, कुछ लोग जो है वो अमन की बात करने वाले मौजूद थे, लेकिन अब वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पर एक जो सोच में जो तब्दीली आई है उस साइड पे। पाकिस्तान में फिर भी मुनासिब बात करने वाले आज भी लोग मौजूद हैं, आज भी अमन की बात करते हैं, आज भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं, लेकिन उस तरफ ये सोच जो है वो बहुत कम हो गई है। उस सोच को कम किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन को रोका जा रहा है कि सिर्फ जो है वहाँ की जो आबादी है, अवाम है, उस तक वही चीज़ पहुँचे जो है वो उनकी हुकूमत को सूट करती है। आप कुछ ऐड करना चाहिए? जी, ये जो साकिब जब साहब बात कर रहे हैं, ये जो बीज है साकिब, ये 1925 में इन्होंने बोए थे, जब इन्होंने ये आरएसएस बनाई थी, और उसके बीज ग्रेजुअली आप देख लें कि बढ़ के आज 2025 में ये बीज कहाँ आ गए। ये तो इन्होंने बनाए थे अंग्रेज़ के ख़िलाफ़।
अंग्रेज तो चला गया 47 में। अब दो लोग इनके पीछे अगर आप हिस्टोरिकली जाएं, दो आदमी जिनको मैं हमेशा ब्लेम करूंगा इन द हिस्ट्री, इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री, एक है 1917 और दूसरा है 1947। इन दोनों ने जो काम शुरू किया था आज दुनिया उससे सफ़र कर रही है। बाकी ये डेवलपिंग स्टोरी है, अल्लाह करे ये डेवलपिंग ख़त्म करके एक पॉजिटिव स्टोरी। और इसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो पाकिस्तान जो अमन का पैगाम दे रहा है वो इसीलिए दे रहा है कि ये मज़ीद एग्रेशन ना फैले, लेकिन दूसरी तरफ भारत क्योंकि बहुत कुछ खो चुका है और वो क्या कुछ उसने खोया है वो हम ज़रा अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम ये डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने अचीव क्या किया, लेकिन भारत को कहाँ कहाँ इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर नुकसान हुआ और उस नुकसान के पीछे वो क्या कुछ कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक तो कल जो हमने जिक्र किया था कि भारत जो है वो अपने वफ़द भेजा पूरी दुनिया के अंदर या इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के अंदर, तो पाकिस्तान ने भी ये फ़ैसला किया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में एक वफ़द पूरी दुनिया के अंदर अहम ममालिक के अंदर जाकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से बात करेगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हमने एक चीज़ तो बड़ी डिटेल डिस्कस कर ली हुई कि उन्होंने राफेल खोए, मुआशी उनको नुकसान हुआ, एयर स्पेस पाकिस्तान की बंद हुई तो उनको नुकसान हुआ, फिर वो एक जो पूरी दुनिया के अंदर वो बताते थे, ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर जो वो बताते थे कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है, ये जहाज़ आ गए हैं, हम इस खित्ते के अंदर अपने पड़ोसियों से ज़्यादा आगे हैं, सुपर पावर हैं, चाइना का मुकाबला करने के लिए अस्करी तौर पर तैयार हो गए। एक तो वो उन्होंने बरहम भी खो दिया है, इसके अलावा मज़ीद उनको क्या नुकसान हुए हैं ये ज़रा जान लेते। पीजे मीर साहब, एक तो जो हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से डिस्कस करते रहे कि पाकिस्तान को भी एक वफ़द मुरतब देना चाहिए, वो पाकिस्तान ने जो है वो फ़ैसला कर लिया है, वो जाएगा। दूसरा, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा भारत का इस तमाम तो सूरत हाल के अंदर नुकसान क्या हुआ है? भारत का बेसिक जो नुकसान है उसने अपनी जो उसकी इज़्ज़त थी ज़मीन पे गाड़ दी। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के आगे तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अगर आपको याद हो 2018 में जनीवा में सेनेटर अब्दुर्रहमान रहमान मलिक ने जाके चेयरमैन को बताया ह्यूमन राइट्स के कि देखो ये हिंदुस्तान कर रहा है, और उन्होंने बड़ी गारंटीज़ दी थी, बड़ा प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल हम इसको करेंगे और इसको ठीक कर देंगे। नहीं हुआ। अब मुसीबत ये है कि जब आपने अभी सारा कहा है कि ये जो लोग जा रहे हैं इसके अंदर ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके अंदर आपके साथ कश्मीरी लीडरशिप भी होनी चाहिए। कश्मीरी लीडरशिप मस्ट गो विद दिस डेलीगेशन और वो भी अपना केस एक्सप्लेन करें। ये एक थर्ड पार्टी कर रही है, पाकिस्तान इज़ अ थर्ड पार्टी, इंडिया इज़ अ थर्ड पार्टी, कश्मीरीज फ्राम ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड फ्राम आज़ाद कश्मीर, ये इनको मैं समझता हूँ कि हमेशा इनको जाना चाहिए। वो तो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हमें ज़रूर भेजना चाहिए कि जाके आप इंटरनेशनली आप इवेंट्स करें, आप कर सकते हैं, आपने किए हुए हैं, आप जाके मीडिया के ऊपर आएँ, लोगों को बताएं कि, और आप विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करें कि हिंदुस्तान कर क्या रहा है। क्योंकि जब तक आप देखो हिट नहीं कर, यूरोप के अंदर एक छोटी सी बच्ची गायब, वो मिसप्लेस हो गई थी कि चली गई ट्रेन के अंदर, पूरे यूरोप हिल गया कि बच्ची को ढूंढो, एक बच्ची। तो यहाँ तो लाखों बच्चियाँ मार भी रहे हैं, गाज़ा में भी और इसके अंदर कश्मीर के अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने केस को बड़ा स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करना चाहिए। एक दूसरा ये है कि आपके पास वो लोग होने चाहिए जो डेलीगेशन में जाएं, जो कि एक दूसरे के उनके अपने काउंटर पार्ट्स के साथ अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। मुझे याद है कि 98 में जब नवाज शरीफ उधर आए थे लंदन आफ्टर द बॉम्ब एक्सप्लोजन, मेट्रोपोल होटल के अंदर कुछ मेंबर्स आए थे डेलीगेशन इसके मीडिया के, और इनके साथ एक दो वज़ीर थे, खुदा की कसम उनको बात करने की तमीज़ नहीं थी। हमें चाहिए वो लोग जो कि आके पाकिस्तान का केस एक्सप्लेन करें, और हमें वो लोग चाहिए कि जब हम एक्सप्लेन करें ताकि लोग नोटिस करें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ज़ौक ये चीज़ है, बाकी ये अच्छी चीज़ है, एक अच्छी एक्सरसाइज है कि लोग जा रहे हैं पाकिस्तान को कर रहे हैं। आपको याद है कि आप ही के शो के अंदर कई दफ़ा पहले मैंने कहा था कि ये करो, मैं तो कहा था फॉरेन सेक्रेटरीज को भी लेके जाओ, इसके अंदर फॉरेन सेक्रेटरीज को भी लेके जाओ।
पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जाती हैं, रोटेशन होती रहती है, एक्सपर्ट्स को रखो साथ, हमेशा डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स जो कि इस केस पे रहे हैं। ठीक। अच्छा नजमुल साकिब साहब, मुझे लगता है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ भारत इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, वो डिटेल्स में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि अब इस जो वो एक्सपोज हुआ है इसको ओवरकम करने के लिए जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूछा जाता है, या जो बाहर लोग भी पूछते हैं कि जंग क्या दोबारा होगी, क्या भारत दोबारा हमला करेगा, तो आपको लगता है कि अगर वो एक्सपोज हुआ है तो वो कुछ ऐसा कर सकता है? देखिए, सब इसका जवाब मैं देता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि मैं जी जो पॉइंट लिख के मैंने ये आपको और पीजे मीर साहब को दे कौन रहा है। ये चक्कर साकिब बशीर साहब देखिए, ये नहीं ये गलत बात है। ये मुझे लगता है कि कैमरा कोई और भी जगह पे फिट किया हुआ है आपने। देखें, मैंने लिखे हैं 5 पॉइंट के हिंदुस्तान ने ये खोया, और 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि हिंदुस्तान ने ये पाया। ये जो आपका टिकर चल रहा है ना, ये जो आपका टैगलाइन चल रही है, सबसे पहले अस्करी ताकत का जो उसको घमंड था और जो टेक्नोलॉजी में उसकी एडवांसमेंट थी, वो सारी एक्सपोज हुई दुनिया के सामने। जनूबी एशिया में नहीं, दुनिया के सामने। दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान ने अपने अवाम का एतमाद और एतबार खो दिया। तीसरा, जग हसाई हुई, एम्बैरसमेंट हुई, और तस्वीराती तौर पे स्ट्रेटेजिकली हिंदुस्तान जो है वो कमजोर पड़ा। चौथा, अरबों डॉलर्स का नुकसान करा दिया इसने अपनी मईशत का। अब ये जो जहाज वहाज गिरे हैं, या जो आपकी एयरबेस जो है वो उड़ गई है, और ये जो चेक पोस्टें उड़ गई हैं, और ये जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उड़ गए हैं, अरबों डॉलर्स का उसने नुकसान करवाया। और आखिरी कि वो जो जनूबी एशिया में था कि चाइना का ये हम पल्ला मुल्क है और पाकिस्तान पे रोब जमा सकता है, पाकिस्तान पे जो धाक इसकी वो थी, जो इसके तई धाक थी, उसको धक्का लगा है। ये हैं 5 नुकसानात जो उसको इस सिंदूर लगाने में। और मसला ये हुआ कि सिंदूर तो उन्होंने लगाया लेकिन सुहागन नहीं बन सके, ये मसला हुआ। अब आते हैं 2 चीज़ें, वो कौन सी हैं जो कि इस जंग ने उनको दी। उन्होंने क्या पाया? नंबर 1, उनको अवेयरनेस आई, उनको पता लगा कि मिलिटरीली स्ट्रेटेजिकली वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने वो अपने आप को समझते थे। ये उनको अवेयरनेस का मिलना जो है वो उनके हक में जाता है। दूसरा कि डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली आपने कुछ सबक सीखे हैं। यू हैव लर्नड सर्टेन लेसन्स, ये आपने पाया है। अब देखना ये है कि जो आपने खोया है उसका तो कुछ नहीं कर सकते आप, वो तो आपने खो दिया है। उसको बहाल करना, अगर आपने अपनी इज्जत बहाल करनी है तो उसके लिए आपको अमन की तरफ आना है। आपने जंग की तरफ दोबारा नहीं जाना, क्योंकि एक बिस्ती दोबारा भी हो सकती है। दूसरी बात, जो आपने सीखा है, जो आपने लेसन लर्न किए हैं, देखिए ये जो हम करते हैं ना हमारे वो, यानी जहाँ पे भी कुछ लोग कहते हैं जी हमने यहाँ से सीखा, शिकस्त से सीखा, पता नहीं लर्न किया क्या किया, ये पहला स्टेप है। इसके बाद आता है वे फॉरवर्ड जी। आप उसके बाद देखते हैं कि लेसन तो लर्न किया, इसके बाद क्या करना है, और उसके बाद भी है उसकी इंप्लीमेंटेशन जो आपने वे फॉरवर्ड रखा है। तो ये है सारी सूरत हाल। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान ने काफ़ी कुछ खो दिया है, लेकिन अच्छी बात ये हुई है, वो कहते हैं ना कि वो सिल्वर लाइनिंग जो होती है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो उसको अवेयरनेस मिली है और उसको कुछ लेसन लर्न किए हैं। देखते हैं कि वो इन लेसन्स को किस तरह लर्न करके अपने लिए वे फॉरवर्ड बनाता है। साकिब बशीर साहब, क्योंकि जिस भी महाज पर ये हालिया, मैं 2 महीनों की बात कर लूँ, भारत या ख़ास तौर पर पहलगाम के बाद की बात कर लें, या पहलगाम वाले दिन की सही बात कर लें, कि जिस भी महाज पर उसने पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने की कोशिश की, हमने पैरेलल हर महाज पर उनको जवाब दिया। और अब हम सफारती वफ़द भी भेज रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे उसमें। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मज़ीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, या हमें उस पर ज़्यादा फोकस्ड करना चाहिए?
एक तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस खित्ते में वो एक सुपर पावर जो बनने का जो उनका ख्वाब था, भारत को सुपर पावर के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा था कि वो जो है वो हर महाज पे, और पाकिस्तान को बिल्कुल डिग्रेड किया जा रहा था। मोदी मैं ये समझता हूँ कि पिछले उनका तीसरा टर्म जा रहा है, तकरीबन 10-11 मैं माजरत के साथ एक लाइन थी वो नरेंद्र मोदी ने ही कही थी ना कि पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट साल पहले ही। जी 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 वो कहते रहे हैं, जयशंकर जो है वो कहते रहे हैं। अभी जब ये हुकूमत आई, इसाक डार साहब ने बात की थी तिजारत की, तो उन्होंने बड़ा जो है वो अजीब व गरीब अंदाज में उन्होंने बात की थी। तो मोदी एक तो जो उनका जो उन्होंने एक पॉपुलैरिटी एक हवा बनाया हुआ था ना वहाँ पे भारत में, वो बहुत डिग्रेड हुआ है, पॉपुलैरिटी लेवल उनका बहुत नीचे गया है। उसकी वजह यह है कि वो वहाँ पे नैरेटिव बना रहे हैं, बयानियाँ, मीडिया, खुद तकरीर, सारा कुछ कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल महाज पे उनको जो सुबकी का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है कि आप जो डिप्लोमेटिक लेवल पे सफारती महाज देख लें या आप इंटरनेशनल जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स देख लें। आज भी मतलब कल भी एक जर्मन अखबार है उसने लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, या वाशिंगटन पोस्ट है, बरतानवी गार्जियन अखबार है, BBC है, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया अखबारात हैं उनको आप उठा के देखें तो उन तमाम की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भारत को इसमें शिकस्त हुई है। तो ये मोदी के लिए पिछले 10-11-12 साल के लिए मैं कहता हूँ बहुत उसका पॉपुलैरिटी लेवल नीचे गया है। एक गुस्सा है पाकिस्तान को, वैसे तैयार ज़हनी तौर पर वैसे ही पहले भी तैयार हैं, तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, अगरचे इम्कानात बहुत कम हैं लेकिन जो है वो कुछ भी हो सकता है। फिर भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की पहले भी कोशिश की, अब की बार भी ड्यूरिंग वार IMF को जो है वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ना दें, तो वहाँ पे भी जो है वो उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर उनकी जो कैपेबिलिटी थी, जो उनके जो फ़ज़ाइया है, भारतीय फ़ज़ाइया है, एयरफोर्स है, पायलट हैं, उन पे सवालात आ रहे हैं। आप देखें कि कितने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए रफ़ाल ख़रीदने में या अपनी जो है वो दिफाई ताकत बढ़ाने में और साबित करने में, लेकिन यह है कि आज उनकी काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं रफ़ाल में हो सकता है मसला ना हो, लेकिन इनकी काबिलियत जो है वो उस पर सवालिया निशान है। तो मुख्तलिफ जो महाज थे, फिर जो भारत ने पाकिस्तान का जो पानी बंद किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये वो महाज है जो अभी तक भी बंद नहीं हुआ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप कभी कभी ऐसी बातें और ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके मुंह से फूल बरस रहे हैं। ख़ास तौर पर जब वो प्रेसिडेंट जो है नहीं बने दूसरी दफ़ा, या उन्होंने 20 तारीख तक अपने ओहदे का हलफ नहीं उठाया, तो उनकी जानिब से कहा गया कि वो यूक्रेन रशिया वार ख़त्म कर देंगे, वो इसराइल और गज़ा के मामले पर पेशरफ करेंगे, वो जंगों का खात्मा करेंगे। फिर उसके बाद जब वो बने तो ये दोनों काम नहीं हो पाए। अभी हम गज़ा में देख रहे हैं कि तारीख़ की बदतरीन वहाँ पर बमबारी हो रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा। यूक्रेन वाला मामला सेटल डाउन नहीं हुआ। फिर उसके बाद ईरान के साथ USA के मुज़ाकरात चल रहे थे, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप इतने पुरुमीद तरीके से बात करते हैं कि जैसे ये मामला तो हल हो ही गया है। जबकि ट्रंप का जो ईरान से मुतल्लिक तबसरा है उस पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि जवाब देने के काबिल नहीं है, और उनकी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने मज़ीद जवाब भी दिए। पाकिस्तान इंडिया का भी जिक्र बार बार वो जहाँ जा रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये उनकी बड़ी काविश है कि उन्होंने दोनों को सेटल डाउन करवाया और वो आगे भी इसमें मज़ीद पेशरफ करने के लिए, सालसी के लिए तैयार हैं। नजमुल साकिब साहब, क्योंकि अभी तक के जो दावे थे उसमें से तो कोई भी सच साबित नहीं हुआ या कोई भी अभी तक पूरा नहीं हुआ जो वो ख्वाब देख रहे थे, तो क्या उम्मीद रखें आप उनसे? देखिए, ये सवाल कि क्या सदर ट्रंप जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, हमें तो उस वक्त पता लगेगा जब हमें पता लगे वो क्या रहे हैं। और ये तो पता लगे कि उन्होंने अभी तक, जब तक ये दूसरी टर्म उनकी आई है, उन्होंने क्या कहा है। हम तो अभी तक उनके एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सच और झूठ का फैसला तो बाद में होगा। इस वक्त जो बात हो रही है वो हो रही है उस स्टेटमेंट की जो कि अली खamenei, जो कि उनके सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने इस पे बड़ी सख्ती से एक उनका बयान आया है, कल ही आया है,
वो कहते हैं जी जब आप निकले उधर से, ये जो आप उन्होंने हालिया दौरा किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिडल ईस्ट का, तो निकलते हुए उन्होंने कहा कि वो खित्ते में अमन चाहते हैं, वो इस खित्ते में अमन चाहते हैं। इस पे उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब आप झूठ बोल रहे हैं, और उसकी उन्होंने आगे दलील दी है। और ये फिक्रा सुनिएगा, उन्होंने कहा अली खamenei साहब ने कि 10 टन बॉम्ब्स यानी 10 टन्स ऑफ बॉम्ब्स जो हैं इजराइल को आप देते हैं ताकि वो गजा के बच्चों के सरों पर फोड़ सकें, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप इस खित्ते में अमन चाहते हैं। अब ये कि जो ईरान और यानी चल रहा है ना इनका सिलसिला, अमेरिका का वो JCPO है, वो एक एग्रीमेंट है जो कि ट्रंप साहब ने अपने पहले दौर में उसका सत्यानाश मार दिया था, इस वक्त रुका हुआ है एक बुनियादी चीज़ पे। वो है कि ईरान चाहता है कि सैंक्शंस उस पर जो लगी हुई हैं वो ख़त्म हो, और वहाँ से एक बड़े अहम शख्सियत ने ये भी कह दिया कि आप ये सैंक्शंस ख़त्म करें तो हम आपका ये जो है एटम बम बनाएंगे ही नहीं, हम इसको देखेंगे भी नहीं। इसके पीछे देखिएगा, ये जो आप अगर असेसमेंट करें ना, उनको पता है कि वो सैंक्शंस नहीं हटेंगी, इसलिए उन्होंने बोला है। और दूसरी बात ये है कि जब आप ये कहते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि आप कर भी लें। बहुत सारे ममालिक हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए और वो पूरे नहीं किए, लिहाजा ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। देखिए इस वक्त की आखिरी बात, जहाँ तक ईरान और अमेरिका का ताल्लुक है, इस न्यूक्लियर हिसाब किताब को तो एक तरफ रखिए ना। कॉलेज के ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ मिड 70s लेट 70s की, बड़े बड़े बैनर्स निकलते थे, उस पर लिखा होता था मर्ग बर अमेरिका। वो उस वक्त से लेके अब तक ये सिलसिला चल रहा है। अब ये एक बड़ी अनईजी सी इक्वेशन है, लेकिन अब ये है कि ईरान जो है उसके अपने अज़ाइम हैं, हिजबुल्ला भी है, हमास भी है, हूतीज़ भी हैं यमन में, और उसके बाद उसने अपना एटॉमिक प्रोग्राम भी बनाना है। लेकिन उसको ये भी पता है कि सैंक्शंस लगाने वाला जो है उसकी बात माननी भी पड़ेगी। तो ईरान के जो डिप्लोमेटिक कोर के लोग हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो बड़ी सख्त मुसीबत में है कि इस तरफ पहाड़ है और इस तरफ जो है वो दरिया है, किधर जाएं। इसका हल जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का अपनी मर्जी से निकलेगा, इसमें कोई लेन देन होगा। और ट्रंप साहब का ये कहना कि मैंने ये हल कर दिया, कर दूंगा, ये मेरे ख्याल में स्टेटमेंट जो है इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आपको लेना पड़ेगा। साकिब बशीर साहब, एक तो ये जो सदर ट्रंप के हवाले से चल रहा है, इस पर आपकी एक मुख्तसर राय, और फिर क्योंकि अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, एंड यू आर द रेलिवेंट पर्सन अबाउट इट, आप कोर्ट कवर करते हैं, तो उस सवाल से ही बताइएगा कि क्या अपडेट है उसकी समाअत के हवाले से। मखसूस नशिस्तों का जो केस है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल साइड है, जो फ्यूचर है, जो सिनेरियो है, वो इससे जुड़ा हुआ है। 12 जुलाई को ये फैसला आया था, आज हम 18 मई को बात कर रहे हैं, 10 माह हो गए हैं तकरीबन। इस फैसले पर आज तक अमल नहीं हुआ। अब कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच इसको सुनने जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 4 किस्म के एतराज़ात इस पे डाले हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि इस बेंच में जो जिन्होंने पहले केस सुना था, जो अक्सरीती जजेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया था, उसमें से 5 इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, तो उनको इस बेंच में शामिल किया जाए। अगर कोई जज रिटायर हो जाए फिर तो बेंच में शामिल ना हो तो मसला नहीं है, लेकिन अगर वो मौजूद हो तो उसको बेंच में शामिल होना चाहिए। उसके अलावा ये है कि इस कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया जाए। तीसरा और बड़ा इतराज़ ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये केस सुना जाए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच जो बना है उसने केस सुनना है, और आईनी बेंच में वो जजेस शामिल नहीं हैं जिन्होंने पहले जो है वो अक्सरीती फैसला दिया था। तो ये काफ़ी ट्रिकी किस्म का मामला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एतराज़ात आ गए हैं, कल इस पे 11 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इसमें एक और चीज़ भी हुई, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी 2 जजेस हैं जिन्होंने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया था जो नज़रसानी की दरखास्तें हैं, और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो एक आईनी इदारा है, वो पहले इस फैसले पर अमल करके ले आता, उसके बाद हमें कहता कि ये जो नज़रसानी है हमारी उसको सुना जाए। उन्होंने अमल भी नहीं किया और इस फैसले में कोई एरर भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने 2 जजेस ने मुस्तरद कर दिया था। अब 11 जजेस जो है वो कल सुनने जा रहे हैं। अब अगर अच्छा, एक चीज इसमें ये बताइएगा कि पहले ये जो फैसला था ये 13 जजेस ने सुना था,
और 8-5 की रेशो से आया था। तो वो जो 5 इख्तलाफी नोट वाले थे, क्या वो पाँचों इसमें हैं, इन 11 में? जी, वो 5 जज शामिल नहीं है। यही वो एतराज़ है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में वो मौजूद हैं तो आप उनको शामिल करें। आखिरी इसमें पॉइंट ये है कि वैसे तो ये नशिस्तें मिली थी पीटीआई को, अगर फ़र्ज़ करें, अभी फैसला क्या है वो हमें नहीं आइडिया, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये हुकूमत को ये नशिस्तें मिलती हैं आगे चलकर, तो हुकूमत के पास ये एज आ जाएगा कि उनको 27वीं तरमीम या कोई और तरमीम लाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद ही जो है वो कर लेंगे। और इस किस्म की तरमीम फिर आ भी सकती हैं मुमकिन तौर पर, अगर हुकूमत को इस किस्म की नशिस्तें जो है वो मिल जाती हैं, तो फिर उनका वो जो नंबर है 2/3 मेजॉरिटी वाला, वो नंबर पूरा हो जाएगा। ये साकिब साहब कह रहे हैं कि फ़ैसले का मुझे नहीं पता। साकिब साहब, फैसला मुझे पता है क्या आएगा, लेकिन मैं वो जजमेंट अभी रिजर्व रखा। ठीक है, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।